तो हमें किसका डिस्कस करना है अब? एटमॉस्फेयर का डिस्कस करना है, यानी वायुमंडल का डिस्कस करना है। और वायुमंडल क्या है? अर्थ सरफेस, धरती की सतह। धरती की सतह मानो 0 है ना, ये हमने अर्थ सरफेस बना दी। 0 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक जो गैसों का संगठन है, यानी मैं कहूं कि जो एयर कंपोजिशन है या गैसों का जो कंपोजिशन है, उसी को आप क्या बोलोगे? वायुमंडल। अब एटमॉस्फेयर या वायुमंडल को डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल या हाइड्रोस्फेयर यानी जल मंडल की सरफेस से लेकर जहां तक, जिस हाइट तक गैसों का कंपोजिशन है यानी गैसों का संगठन है, वायु का संगठन है यानी वायु है, उसको हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल। और वायुमंडल है वो 0 से लेकर 3000 किलोमीटर तक है, 3000 किलोमीटर तक है। इस एटमॉस्फेयर को बेहतरीन ढंग से पढ़ने के लिए, बेहतरीन ढंग से समझने के लिए 5 भागों में बांटा जाता है। कुछ साइंटिस्ट ने इसको 4 भागों में भी डिवाइड किया, लेकिन अपने 4 वाले में न चलकर कितने वाले में चलते हैं? 5 वाले में चलते हैं। ठीक है, तो उसमें 4 वाला अपने आप ही कवर हो जाएगा। देखिए, जो अर्थ के पास में वायुमंडल है, यानी जो धरती के पास में वायुमंडल है, इसको क्या बोला गया? ट्रोपोस्फेयर। यानी वायुमंडल को 5 परतों में बांट दिया जाता है। वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, इसको कितने भागों में बांट दिया जाता है? 5 भागों में, 5 लेयर के अंदर है वो डिवाइड कर दिया जाता है, 5 भागों में बांट दिया जाता है। सबसे जो पहली लेयर है बिल्कुल अर्थ के पास में है, सतह के पास में है, उसको आप क्या बोलोगे? शोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। क्या बोल दोगे? शोभ मंडल बोल दोगे, या फिर आप इसे क्या बोल देते हैं? ट्रोपोस्फेयर बोल देते। इसको आप क्या बोलोगे? ट्रोपोस्फेयर। हम क्या पढ़ रहे हैं? एटमॉस्फेयर। यहां लिख तो देते हैं ना, एटमॉस्फेयर बोले तो वायुमंडल। अर्थ के बिल्कुल पास की जो सरफेस है उसको आप बोलोगे ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो कितनी है? 8 to 16 किलोमीटर तक है। ऐसा वेरिएशन क्यों? ऐसा डिफरेंस क्यों? यानी ट्रोपोस्फेयर सौर मंडल 0 से लेकर 8 किलोमीटर हो सकता है, 9, 10, 11 मतलब 16 तक कहीं भी हो सकता है। अब देखिए लॉजिकली आप अर्थ के बारे में, धरती के बारे में, ये कौन सा ध्रुव है? कौन सा पोल है? नॉर्थ। ये कौन सा है? साउथ है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पूरे अर्थ की जियोग्राफी वगैरह की थोड़ी, है ना, जो वेदर पर इफेक्ट डालती है, मौसम पर इफेक्ट डालती है, क्लाइमेट पे इफेक्ट डालती है उनके। धरती के बीचों बीच हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, एक काल्पनिक रेखा बोलते हैं, जिसको आप इक्वेटर बोलते हैं, यानी भूमध्य रेखा है बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे आप इक्वेटर से यानी भूमध्य रेखा से नॉर्थन पोल की तरफ जाते हो, उत्तरी ध्रुव प्रदेश की तरफ जाते हो, या साउथन पोल की तरफ जाते हो यानी दक्षिणी ध्रुव प्रदेश की तरफ जाते हो, तो वैसे वैसे टेम्परेचर है वो कम होने लग जाता है। टेम्परेचर कम होने का कारण क्या है? बताओ क्या कारण है? हाइट बढ़ रही है, ये कारण है, या फिर इक्वेटर से डिस्टेंस बढ़ रही है यानी भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ रही है? कौन सा कारण है जिसकी वजह से जैसे जैसे भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं यानी इक्वेटर से आप पोलर की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर है वो घटता जाता है? क्या कारण है जिसकी वजह से टेम्परेचर घटेगा? देखो हाइट का इफेक्ट नहीं होता है, हाइट नहीं बढ़ती है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाते हैं तो हाइट बढ़ती है। हाइट नहीं बढ़ती है, हाइट तो कहीं भी हो सकती है, जहां हिली रीजन है वहां हाइट। अब देखो भारत है वो भूमध्य रेखा के आसपास बसने वाला देश है, फिर भी आप देख लो हिमालय की हाइट कितनी है। तो पोलर की तरफ बढ़ने से हाइट नहीं बढ़ती है, ये चीज तो आपको माइंड में ध्यान रखना है। यहां से क्या होता है, इक्वेटर से पोल की तरफ, चाहे आप उत्तरी नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हो या साउथ यानी दक्षिणी पोल की तरफ जा रहे हो, तो वैसे वैसे क्या है, इक्वेटर से दूरी बढ़ रही है। इक्वेटर से साउथ पोल की और नॉर्थ पोल की जो दूरी मापी जाती है वो डिग्री में मापी जाती है, एंगल में मापी जाती है। और इक्वेटर से जो पोल की डिस्टेंस होती है उसको आप क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड बोलते हैं। ये कभी मत समझना कि पोल है वो हाइट पे है, ऐसा थोड़ी है पोल हाइट पे है, जरूरी थोड़ी होता है पोल हाइट पे होता है। हाइट तो वहां होती है जहां हिली एरिया होता है, समझ रहे हैं आप? तो अब देखिए जैसे जैसे आप इक्वेटर से भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जाते हैं तो उस दूरी को लेटीट्यूड से मापते हैं। किससे मापते हैं? लेटीट्यूड से मापते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना यहां 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जाने पे कैंसर ऑफ ट्रॉपिक्स आ जाता है, और इधर आप अगर 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जाते हो तो
मतलब ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाता है। कहने का मतलब इसको हिंदी में मकर रेखा बोल देते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ऊपर वाली को आप क्या बोल देते हैं, करक रेखा बोलते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर बोल देते हैं। इस तरह से दूरी मापी जाती है, तो बाद में पढ़ने की बात है। और यह है इक्वेटर, भूमध्य रेखा, और इस पर सूर्य की किरणें पड़ती है बिल्कुल सीधी सीधी पड़ती है। तो यहां टेम्परेचर क्या रहता है, ज्यादा, इसीलिए आप बोलते हो कि भूमध्य रेखा के आसपास, यानी ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी करक और मकर रेखा के बीच में कैसी जलवायु पाई जाती है, उष्ण यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है, यानी गर्म जलवायु है वो आपको देखने को मिलती है। यही पढ़ते हैं आप जनरली, सिंपल चीज यही है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, सूर्य की किरणें क्या है, तिरछी होती जाएगी, और यहां पोल पे आते आते आपको बर्फ जमी हुई देखने को मिलती है, ग्लेशियर्स है वो आपको देखने को मिलते हैं। यहां पर आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। तो यहां साउथ और नॉर्थ पोल पे सबसे तिरछी किरणें पड़ती है, इस वजह से तापमान कम होता है। और इक्वेटर पे क्या होता है, सीधी डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, इस वजह से टेम्परेचर हमेशा ही क्या होता है, ज्यादा होता है। जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये लॉजिक आ गया भाई, ये लॉजिक आ गया। मैंने कहा ना 3 लॉजिक आप समझने। पहला लॉजिक आ गया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे गैसें जब वो हल्की होती जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे गैसें हैं वो हल्की होती जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे गैसें क्या है, हल्की होती जाएगी। ये तो आगे पढ़ेंगे, ये तो मैंने जस्ट आपको ट्रोपोस्फेयर समझाने के लिए बताया है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे गैसेज हल्की होती जाएगी, गैसेज का वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरेगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ प्रेशर क्या होता है, गिरता है। जो दाब है यानी जो प्रेशर है वो क्या होगा, गिरेगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ प्रेशर है वो गिरता है। अब बताओ, इक्वेटर पे प्रेशर ज्यादा है या फिर पोलर पे प्रेशर ज्यादा है, यानी भूमध्य रेखा पर प्रेशर ज्यादा है या फिर ध्रुवों पर प्रेशर ज्यादा है। देखो, इक्वेटर पे तापमान ज्यादा है इसलिए प्रेशर क्या होता है, कम होता है। और ध्रुवों पे तापमान कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। जो गैसों का संगठन इक्वेटर पे 16 किलोमीटर पे है, वो जैसे जैसे इक्वेटर से दूरी बढ़ती है, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होता है कि इसकी हाइट कम होती जाती है। वो सेम ही गैसें कम हाइट पे देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे 15, 14, 13, 12, 11 ना, इस तरह से। और पोलर रीजन पे आते आते जो चीजें इक्वेटर पे 16 किलोमीटर में थी, वो पोलर में सिर्फ और सिर्फ कितने किलोमीटर में मिल जाएगी, 8 किलोमीटर के अंदर, 8 किलोमीटर के अंदर है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होती है वो 0 से लेकर 8 से 16 के बीच में होती है। इक्वेटर पे कितनी होगी, 16, और पोलर पे कितनी होती है, पोलर पे 8 होती है। और हम हैं भारत के वासी, और हम पढ़ते हैं इक्वेटर के पास, भूमध्य रेखा के पास। और हमारे यहाँ अगर ट्रोपोस्फेयर की हाइट पूछ ले, सौर मंडल की हाइट पूछ ले, तो आप हमेशा कितनी बताओगे, 16 किलोमीटर हाइट है वो बताओगे। और स्पेशली अगर मेंशन ही ये कर दे कि भाई पोलर पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट क्या होती है, तो आप बोलोगे 8 किलोमीटर। कितनी हाइट होती है, 8 किलोमीटर हाइट होती है। और आपसे पूछ ले स्पेशली अगला मेंशन करके कि मुझे तो बताओ कि ट्रोपोस्फेयर की यानी सौर मंडल की एवरेज हाइट कितनी होती है, तो आप एवरेज हाइट कितनी बताओगे, 12 किलोमीटर। सीधी हाइट पूछ ले तो 16 किलोमीटर ही बताओगे, पोलर पे पूछ ले तो कितनी बताओगे, 8 किलोमीटर। और ये पूछ ले कि एवरेज हाइट कितनी होती है, तो एवरेज कितनी बताओगे, एवरेज है वो आप 12 किलोमीटर बताओगे। ये बात तो ठीक है कि हमें समझ में आ गया कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट है क्या, लेकिन ये ट्रोपोस्फेयर को अलग क्यों किया, बाकी एटमॉस्फेयर से अलग करने के पीछे कारण क्या था। गांठ बांध लीजिए, जिसके अंदर वेदर रिलेटेड चेंजेस होते हैं, मौसम संबंधी बदलाव होते हैं, उसी को आप क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर यानी सौर मंडल बोलते हैं। जिसमें वेदर रिलेटेड चेंजेस होते हैं, मौसम संबंधी बदलाव होते हैं, उसी को आप क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फेयर। तो अब इतनी हाइट पे मौसम संबंधी बदलाव कौन सा होगा, बादल बनेंगे, है ना। बादल बनते हैं भाई सबसे ज्यादा हाइट पे, ठीक है। तो जहां तक क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, सौर मंडल। क्लियर हो गया, ट्रोपोस्फेयर यानी सौर मंडल क्या होता है। अब देखो, ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही माइक्रो क्लाइमेट देखने को मिलता है। माइक्रो क्लाइमेट है वो आपको कहां देखने को मिलेगा, ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही देखने को मिलेगा।
सूक्ष्म जलवायु जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जलवायु। माइक्रो क्लाइमेट हमेशा ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलता है। अरे भाई ये माइक्रो क्लाइमेट क्या है? देखो, एक तो आप खुले में खड़े हैं, वहां का टेम्परेचर, वहां का ह्यूमिडिटी है ना, वहां का तापमान, वहां की आर्द्रता। एक आप पौधों के पास या जंतुओं के पास खड़े हैं तो वहां का टेम्परेचर और वहां का ह्यूमिडिटी वगैरह डिफरेंट होगा। जीवों के पास हमेशा ही अलग प्रकार का थोड़ा जलवायु देखने को मिलता है। जैसे एक क्लास में आप 200 लोग बैठते हैं तो क्या खुले जैसा ही वहां इन्वायरमेंट होता है? नहीं होता ना, बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। तो वहां पे क्या है, जीवों की वजह से एक अलग तरह का क्लाइमेट पैदा हो गया। गर्मियों में पेड़ों के नीचे ठंडक फील होती है, तो खुले की तुलना से एक अलग तरह का इन्वायरमेंट पैदा हो गया या नहीं हो गया? तो जीवों के आसपास की जो जलवायु होती है वो माइक्रो क्लाइमेट में होती है। अब भाई जीव रहते ही कहां पे हैं? जीव रहते ही सौर मंडल में, एटमोस्फेयर में रहते हैं। तो जीव है वो कहां रहते हैं? एटमोस्फेयर में रहते हैं। तो माइक्रो क्लाइमेट भी कहां, सॉरी एटमोस्फेयर क्या, ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं, सौर मंडल में। तो जीव जंतु है वो कहां रहते हैं? ट्रोपोस्फेयर में ही रहते हैं। तो माइक्रो क्लाइमेट भी कहां देखने को मिलेगा आपको? ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही देखने को मिलेगा। और वैसे देखा जाए तो जीवन भी ट्रोपोस्फेयर में ही संभव है, सौर मंडल में ही संभव है। इसके पीछे कारण क्या है? देखो, इसके पीछे कारण क्या होता है? जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे ग्रेविटी कम होती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रेविटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। एक तो ये पहाड़ वाला एरिया है और एक ये प्लेन एरिया, ये पहाड़ एरिया है। एक तो इस जगह पे और एक इस जगह पे, दोनों में ग्रेविटी ज्यादा कहां पे होगी? देखो, जो केंद्र के नजदीक होगा, केंद्र के नजदीक कौन सा है? सरफेस वाला है। केंद्र के नजदीक कौन सा है? तो सॉरी, सरफेस क्या, प्लेन वाला है, मैदानी भाग है वो है। और जो पहाड़ी क्षेत्र है वो क्या है? केंद्र से दूर है। तो ग्रेविटी हमेशा ज्यादा कहां लगती है? ग्रेविटी हमेशा जितना केंद्र के नजदीक होगा, अर्थ के सेंटर से जितना भाग नजदीक होगा उतनी ही ग्रेविटी क्या लगती है? ज्यादा लगता है, उतना ही गुरुत्वाकर्षण क्या है? ज्यादा लगता है। तो अब ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? गैसों को अपनी ओर खींचता है। इसलिए हमेशा ही जो अर्थ सरफेस है, यानी जो धरती की सतह है, उस पे गैसों का संघटन ज्यादा होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटी की वजह से गैसें किसके पास है? अर्थ सरफेस के पास है। ये मान के चलें कि अगर आप 6 किलोमीटर हाइट तक बढ़ गए, कितनी हाइट तक बढ़ गए? 6 किलोमीटर हाइट तक बढ़ गए, तो कुल एटमोस्फेयर में जितनी गैसें हैं उसका 50% आ जाएगा। कुल एटमोस्फेयर में जितनी गैसें हैं उसका कितना परसेंट आ जाएगा? 50% है, वो 6 किलोमीटर में ही आ जाएगा। यानी बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसमें ओनली 50% गैस है। मैंने कहा 3000 किलोमीटर तक एटमोस्फेयर है, जिसमें से 6 किलोमीटर तक कितनी परसेंट गैसें आ गई? 50% गैसें है वो आपकी आ गई। और आप ट्रोपोस्फेयर की हाइट पे जाएंगे, यानी कुल मिला के मैं बोल दूं कि 16 किलोमीटर हाइट तक जाएंगे, तो कुल एटमोस्फेयर का 75% है वो इसी के अंदर आ जाएगा। तो कुल एटमोस्फेयर का 75% अकेला ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलता है। तो ऊपर इतना ऑक्सीजन का लेवल ही नहीं होगा भाइयों, तो बताओ कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जीव है वो सर्वाइव हो पाएगा? हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है माइक्रो क्लाइमेट, सॉरी माइक्रो क्लाइमेट है वो किसमें देखने को मिलता है? ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलता है। और जीवन भी किसमें संभव होता है? ट्रोपोस्फेयर में होता है। अब देखो, ट्रोपोस्फेयर में जनरली क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। देखो, ट्रोपोस्फेयर का तो एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 17 डिग्री, 15 से 17 होता है। वैसे एक फिक्स पूछ ले तो आप कितना बताओगे? 17 डिग्री सेल्सियस बताओगे। ट्रोपोस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर आपसे पूछ। और सी सरफेस का जो समुद्र है उसकी सतह का एवरेज तापमान 23 डिग्री सेल्सियस। लिख लो, सी सरफेस का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 23 डिग्री सेल्सियस होता है। सी सरफेस का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 23 डिग्री सेल्सियस होता है, 23 डिग्री सेल्सियस होता है सी सरफेस का जो एवरेज टेम्परेचर होता है, यानी समुद्र की सतह का। ये अलग से लिख लेना। और ट्रोपोस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 15 टू 17 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे तापमान गिरता है, जिसको आप लैप्स रेट बोलते हैं, यानी गिरावट दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरावट दर बोलते हैं। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता है, उसको गिरावट दर बोलते हैं। कारण क्या है इसका? पहले तो कारण पता होना चाहिए ना। जब कारण पता होगा तो मेट्रियोलॉजी समझ में आएगी अच्छे से। ये पहाड़ी एरिया है, ये प्लेन एरिया है, ये सूर्य है, इसकी किरणें यहां पे आ रही है,
और यहां पे गैसों का संगठन ज्यादा कहां पे है, जो गैसेज कंपोजिशन है या डेंस गैसेज कहां पे है, जहां ग्रेविटी ज्यादा लगती है। यहां पे गैसेज कैसी है, डेंस है, घनी गैसें हैं, ठीक है। और यहां पे क्या है, थोड़ी विरल गैसें हैं। अब यहां से जो सूर्य किरणें आएगी, सन रेडिएशन आएगी, तो यहां गैसों का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सघनता ज्यादा है, जिसकी वजह से किरणों की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी धीमी स्पीड की किरणें है वो आएगी। अब धीमी स्पीड की आएगी, जैसे ही धरती पर टकराएगी तो वो धीमी होगी, इस वजह से एब्जॉर्ब ज्यादा होगी, अवशोषित ज्यादा होगी। अवशोषित ज्यादा होगी तो परावर्तन में क्या है, कम जाएगी, और अवशोषण क्या होगा, ज्यादा होगा। एब्जॉर्बेशन ज्यादा होगा और रिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा। इस वजह से प्लेन एरिया का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे गैसों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब जो भी सनलाइट आती है तो वो बहुत तेजी से आती है, क्योंकि गैसों की सांद्रता कम है ना, कॉन्सेंट्रेशन कम है, तेजी से आती है, इसलिए धरती पे तेजी से टकरा के तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाती है, सरफेस से टकरा के तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाती है, अब एब्जॉर्ब कम होती है, अवशोषित कम होती है, जिसकी वजह से हाई हील पे टेम्परेचर कम देखने को मिलता है। जिसकी वजह से हाई हिल्स पे टेम्परेचर है वो कम देखने को मिलता है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। कारण मैंने आपको बता दिया, कारण क्या होता है, यहाँ ये रीजन रहता है। इसीलिए प्लेन एरिया वाले क्या है, जब पहाड़ों पे घूमने जाते हैं तो जब गर्मी पड़ती है ना तो पहाड़ों की धूप सहन नहीं होती, क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत होता है, परावर्तन बहुत होता है, तो ऐसे गर्मी फील बहुत ज्यादा होती है। तो कई लोग जो मेट्रोलॉजी से जिनका बिल्कुल भी नाता नहीं होता है वो ऐसा भी बोल देते हैं कि पहाड़ पे आ गए इसलिए हम सूर्य के नजदीक आ गए, इस वजह से तापमान ज्यादा है। अरे भाइयों, सूर्य 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, इतनी हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, इस हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सूर्य के नजदीक नहीं आ रहे हो, खेल सारा परावर्तन का है, रिफ्लेक्शन का है। किसका खेल है, सारे का सारा परावर्तन का है, रिफ्लेक्शन का है। तो अब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर गिरेगा, जिसको आप लैप्स रेट या गिरावट दर बोलते हैं। ये मानो कि अगर आप 1 किलोमीटर हाइट बढ़ जाते हैं, यानी हाइट पे चले जाते हैं। देखो मैंने बताया था कि जो भूमध्य रेखा है, यानी जो इक्वेटर है, उससे जो पोलर का डिस्टेंस होता है, यानी ध्रुवों की दूरी होती है, उसको तो बोलते हैं लेटीट्यूड बोलते हैं। और जो सी लेवल है, समुद्र है, उससे जो हाइट होती है उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। सी लेवल से जो हाइट होती है उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। और एल्टीट्यूड किससे मापा जाता है, अल्टीमीटर से मापा जाता है। एल्टीट्यूड किससे मापते हैं, अल्टीमीटर से मापते हैं। वैसे पेड़ों की जो हाइट होती है, कैनोपी की जो हाइट होती है, पेड़ की जो हाइट होती है, उसको भी अल्टीमीटर से ही मापा जाता है। तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, हाइट बढ़ती जाएगी, तापमान गिरता जाएगा, उसको आप लैप्स रेट बोलते हैं, गिरावट दर बोलते हैं। 1 किलोमीटर हाइट बढ़ने के साथ लैप्स रेट कितना मिलेगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। या बोल दें कि 1 डिग्री सेल्सियस लैप्स रेट कितनी हाइट पे मिल जाएगी, तो हम बोल देंगे कि जी 165 मीटर पे हाइट पे क्या है, आपको 1 डिग्री सेल्सियस है वो लैप्स रेट मिल जाएगी। अब आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि सभी जगह ये लैप्स रेट का मामला एक जैसा है क्या, नहीं है जी। जहां एरिड क्लाइमेट होता है, यानी शुष्क जलवायु होती है। अब आपको ही पता है शुष्क हवा है वो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। तो एरिड क्लाइमेट है, शुष्क जलवायु है, वहां पे 1 किलोमीटर हाइट बढ़ने के साथ 10 डिग्री सेल्सियस लैप्स रेट देखने को मिलती है। वहीं पे अगर मैं बोल दूं ह्यूमिड क्लाइमेट की, यानी आर्द्र जलवायु की बात कर लें, तो ये मान के चलो, देखो पानी धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, क्योंकि पानी की थर्मल यूनिट जो होती है या फिर हीट यूनिट जो होती है वो ज्यादा होती है। तो जो ह्यूमिड जलवायु होती है, आर्द्र जलवायु होती है, वहां पे 1 किलोमीटर हाइट बढ़ने के साथ आपको लैप्स रेट कितनी देखने को मिलती है, 4 डिग्री सेल्सियस है वो लैप्स रेट है वो देखने को मिलती है। तो ये लैप्स रेट का मामला हो गया। अब देखो जैसे जैसे हम क्या है, ट्रोपोस्फेयर की आखिरी पॉइंट तक पहुंच जाए, यानी ट्रोपोस्फेयर की अपर लेयर तक पहुंच जाते हैं, तो तापमान गिरते गिरते माइनस में कितना गिर जाएगा, माइनस में हो जाएगा ये 56.5 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर हो जाएगा, 56.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो हो जाएगा। ये है जी ट्रोपोस्फेयर। जहां वेदर रिलेटेड चेंजेस होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। जहां मौसम संबंधी बदलाव होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, ट्रोपोस्फेयर, सौर मंडल बोला जाता है।
सौर मंडल से जुड़ी हुई बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब अपनी बात करते हैं, इससे अगला जो मंडल आएगा वो कौन सा आएगा, अगला जो स्पेयर आएगा, अगली जो लेयर आएगी वो कौन सी आएगी, स्ट्रेटोस्फेयर आएगी। देखिए स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, समताप मंडल। भाई क्यों बोला, ये भी तो बात करेंगे ही करेंगे। देखो स्ट्रेटोस्फेयर है जो, इसकी हाइट कितनी हो सकती है, इसकी हाइट हो सकती है जी 40 किलोमीटर। कितनी हो सकती है, 40 किलोमीटर। हमने पीछे एक बात बोली थी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो गैसेज है उनका वॉल्यूम बढ़ता, आयतन बढ़ता है। तो क्या गर्मी और सर्दी में ट्रोपोस्फेयर की हाइट सेम ही रहती है? क्या गर्मी और सर्दी में ट्रोपोस्फेयर की हाइट सेम ही रहती है? नहीं रहनी चाहिए ना। गर्मी में तो ट्रोपोस्फेयर फैल जाएगा और सर्दी में कुछ कंप्रेस हो जाएगा। गर्मी में फैल जाएगा और सर्दी में क्या है, कुछ नीचे आ जाएगा। तो ट्रोपोस्फेयर कितना फ्लक्चुएट होता है, कितना ऊपर नीचे होता है। ये जी ट्रोपोस्फेयर है ना, ये 2 किलोमीटर फ्लक्चुएट होता है। अगर 16 किलोमीटर हाइट है तो ये गर्मियों में 18 किलोमीटर चला जाएगा, सर्दियों में 16 आ जाएगा। यानी ये जो 2 किलोमीटर का मामला है ना, ये कभी तो आपका ट्रोपोस्फेयर है और कभी स्ट्रेटोस्फेयर है। तो आप इसको नाम दे दो, क्या नाम दे दो, कि यहां सौर मंडल खत्म हो रहा है ना। क्या खत्म हो रहा है, सौर मंडल खत्म हो रहा है। TROPOS, ट्रोपोज। क्या बोल दोगे आप इसे, ट्रोपोज बोल दोगे। यानी ट्रोपोज 2 किलोमीटर का आ जाता है, जो क्लियर कट नहीं है कि ट्रोपोस्फेयर है या फिर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है। ऐसी ही कहानी फिर किसमें घटित होती है, ऐसे ही स्ट्रेटोस्फेयर में भी घटित होती है। स्ट्रेटोस्फेयर भी तो फ्लक्चुएट होगा ना, ऊपर जाएगा गर्मियों में, सीधी सी बात है। लेकिन जो स्ट्रेटोस्फेयर है, समताप मंडल, वो ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। कितना फ्लक्चुएट होता है, 10 किलोमीटर तक होता है, 10 किलोमीटर तक का फ्लक्चुएट होता है। और इसको क्या बोल देते हैं, समताप मंडल खत्म हो रहा है, स्ट्रेटोपोज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्ट्रेटोपोज बोल देते हैं। क्या बोल दोगे आप इसे, स्ट्रेटोपोज बोल दोगे। और ये कितना फ्लक्चुएट होता है, 10 किलोमीटर तक का फ्लक्चुएट होता है। अब बात आती है समताप मंडल क्या है, क्या इसकी खास बात है। देखिए अगर मैं बात करूं स्ट्रेटोस्फेयर की, समताप मंडल की, तो इसमें आपको ओजोन लेयर देखने को मिलती है, O3 लेयर देखने को मिलती है, ओजोन लेयर देखने को। वैसे ओजोन की जो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 30 किलोमीटर के आसपास होती है। लेकिन पूरे समताप मंडल में ओजोन होता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। जहां वेदर रिलेटेड चेंजेस होते हैं, मौसम संबंधी बदलाव होते हैं, वो कौन सा है, सौर मंडल है। जहां वेदर रिलेटेड बदलाव खत्म हो जाते हैं, सौर मंडल से संबंधित बदलाव खत्म हो जाते हैं, वहां समझ लो स्ट्रेटोस्फेयर, सॉरी सौर मंडल से संबंधित बदलाव क्या, मौसम संबंधी जहां बदलाव खत्म हो जाते हैं वहां सौर मंडल खत्म हो जाता है। वेदर रिलेटेड चेंजेस जहां खत्म हो जाएंगे वहां समझ लो ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाएगा, और वहां क्या स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल की पहचान ही क्या है, ओजोन लेयर है। समताप मंडल की पहचान ही क्या होती है, ओजोन लेयर है वो होती है, ठीक है। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करती, अवशोषित करती है। यानी जो सन से पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। मान लो कि ये रेडिएशन अगर अर्थ पे आ जाती, धरती पे आ जाती, तो प्लांट में क्लोरोफिल को डिग्रेड करती, क्लोरोफिल को खत्म करती। पौधों में तो क्लोरोफिल को नष्ट करने का काम करती, और एनिमल्स में, जंतुओं के अंदर स्किन रिलेटेड कैंसर पैदा करती। ये बहुत खतरनाक है। तो इसको किसने रोक लिया, ओजोन ने रोक लिया। जैसे ही ओजोन इसको रोकेगा, ओजोन इसको एब्जॉर्ब करेगा, वैसे ही ये ऑक्सीजन प्लस मोनो ऑक्साइड में टूट जाएगा और वापस जुड़ेगा, और वापस क्या बना लेगा, O3 बना लेगा। ये प्रोसेस चलती रहती है, ये प्रोसेस चलती रहती है। और हमें इसका फायदा है कि अर्थ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं आती है, पराबैंगनी किरणें नहीं आती है। आप बोलते हैं कि सूर्य से अगर आप किसी महिला के साथ कभी लिपस्टिक या फिर नेल पॉलिश लेने नहीं गए हैं, तो आप प्रकृति में 7 ही रंग मानते हैं, है ना।
भी आप, मैं बता रहा हूं ना, किसी महिला के साथ कभी नेल पॉलिश या फिर लिपस्टिक नहीं लेने गए हैं तो आप प्रकृति में कितने रंग मानते हैं? 7 ही रंग मानते हैं और 7 ही होते हैं ना। क्योंकि जो रेडिएशन आती है उसके अंदर जो विजुअल रेडिएशन होती है, यानी दृश्य तरंग दैर्घ्य होती है, वो ये 7 ही होती है। सफेद है उसका तो क्या है, 100% रिफ्लेक्शन है तो रंग में काउंट नहीं होगा। ब्लैक है उसका 100% एब्जॉर्बेशन है यानी अवशोषण है तो वो भी कलर में काउंट नहीं होगा। आगे बताऊंगा जब अपनी बात करेंगे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सक्रिय विकिरण होगी और जो दृश्य विजुअल रेडिएशन होगी उनके अंदर अपने डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, देखो इनमें से जो ग्रीन है ना वो सबसे कम एक्टिव रेडिएशन है, सबसे ज्यादा एक्टिव रेड है और वॉयलेट है, और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सी है? जैसे जैसे रेड की तरफ जाओगे वैसे वैसे बेनिफिशियल बढ़ती जाएगी, लाभप्रद है वो बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सी है? रेड। आप फोटोसिंथेसिस बोलोगे सबसे ज्यादा जी रेड लाइट पे, जर्मिनेशन सबसे ज्यादा जी रेड लाइट पे, सेल डिवीजन सबसे ज्यादा जी रेड लाइट पे। तो रेड प्लांट की ग्रोथ के लिए बढ़िया होती है। जैसे जैसे इधर जाओगे बेनिफिट बढ़ता ही जाएगा, और जैसे जैसे इधर जाओगे तो हार्मफुलनेस बढ़ती जाएगी, और वॉयलेट ही सबसे ज्यादा हार्मफुल है। सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सी है? वॉयलेट। तो अल्ट्रा वॉयलेट जो रेडिएशन आती है, जो पराबैंगनी किरणें आती है, वो धरती पे आ जाएगी तो नुकसान है, ये ओजोन लेयर क्या कर लेगी? इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अब हम आगे पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कई कॉजेज हैं, जिनमें से कई कारण हैं, जिनमें से आप एक पढ़ेंगे कि ओजोन डिप्लीटेशन यानी ओजोन परत का ह्रास होना, है ना। तो ओजोन परत का ह्रास होना किस तरह से होता है? धरती पे हम बहुत सारे फ्रिज चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, एयर कंडीशनर एक तो अब भी चल रहा है ना, इतनी गर्मी है तो अब करें क्या, आदी हो गए इस तरह के। बाजार में पक्के मकान है, गांव वाले कच्चे होते थे, ठंडे रहते थे, लेकिन अब लोग बहुत ज्यादा एयर कंडीशनर और जो रेफ्रिजरेटर चलाते हैं उनसे निकलते हैं बहुत सारे प्रकार के क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और वो क्या करती है, और O2 लगा दिया क्या, ये गलत कर दिया भाई, मोनोऑक्साइड लिखना था, ये मोनोऑक्साइड, अब ठीक है। तो धरती से सरफेस से क्या निकलता है? सरफेस से निकलता है, सरफेस से जो एयर कंडीशनर है, धरती पे जो एयर कंडीशनर है और रेफ्रिजरेटर चलते हैं तो इनसे निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसके साथ जाके रिएक्शन कर लेता है? मोनोऑक्साइड के साथ। अगर सोचो आप ये मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेगा, अगर ये मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेगा तो फिर इस ऑक्सीजन को मोनोऑक्साइड मिलेगा नहीं, वापस ओजोन बनेगा नहीं। इसे ही ओजोन डिप्लीटेशन या ओजोन परत का ह्रास होना बोलते हैं। इसे ही ओजोन डिप्लीटेशन या फिर क्या बोलते हैं? ओजोन परत का ह्रास होना बोलते हैं। क्लियर है? तो समताप मंडल हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे क्या है? ओजोन लेयर, और जिसमें ओजोन लेयर है वो ही समताप मंडल है। ठीक है, तो एक तो समताप मंडल की ये विशेषता होती है। अब देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है, कारण क्योंकि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाली चीज नहीं है। लेकिन आप स्ट्रेटोस्फेयर में तो क्या बोलते हो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है, इसका मतलब क्या है? यहां टेम्परेचर बढ़ेगा, एक बार तो बढ़ेगा 30 डिग्री सेल्सियस, तो उसके बाद लगभग फिक्स हो जाएगा, उसके बाद फिक्स हो जाएगा। इसलिए आप इसे क्या बोलते हो? समताप मंडल। इसमें समान ताप रहता है उसी को आप क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं। आप बता सकते हो समताप की ऊपरी लेयर तक जाते हैं तब तक टेम्परेचर कितना हो जाएगा? समताप मंडल की ऊपरी लेयर तक जाते हो तो तापमान है वो कितना हो जाएगा? समताप की ऊपरी लेयर तक जाते हो तो तापमान आपको क्या लगता है कितना हो जाएगा? बहुत बार क्विज के अंदर आप लोगों को बताया हुआ है, -2 से -5 डिग्री सेल्सियस। और एक्यूरेट ही पूछ ले तो भाई, कोई एग्जामिनर का दिमाग ही खराब हो जाए तो वो एक्यूरेट ही पूछ ले तो क्या बताओगे आप? ये उसका मन ही एक्यूरेट पूछने का कर गया। होते हैं कई जो है ना शरारत करते रहते हैं। जैसे मान लो कि मेरे जैसा एग्जामिनर आ गया तो वो ये बोलेगा कि क्वेश्चन है वो टफ दो, इनको आसान मत दो भाई, आसान नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देना तो आसान चाहिए, स्टूडेंट तो आसान से खुश होता है। -2.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। समताप मंडल की जो हाइट है, जो सॉरी समताप मंडल का जो आखिरी पॉइंट है वहां पे टेम्परेचर है वो -2.5 डिग्री सेल्सियस, चाहे वो 40 पे पूछ ले चाहे वो 50 पे पूछ, -2.5 डिग्री रहेगा नेगेटिव ही, लेकिन टेम्परेचर एक बार बढ़ जाएगा। देखो बढ़ा है ना, -56 से -2.5 आए तो बढ़ा है। तो ये बात होगी स्ट्रेटोस्फेयर की। कुछ और इधर उधर की बातें बता दें, वेदर रिलेटेड चेंजेस कहां नहीं होते? स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में।
तो यहां पे कोई एरोप्लेन चले तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, क्योंकि यहां नीचे चलेगा तो यहां बादल है, प्रॉब्लम करेगा, वेदर रिलेटेड चेंजेस हो जाएंगे, मौसम संबंधी बदलाव हो जाएंगे सौर मंडल में, तो प्लेन चलाने में दिक्कत आती है हमेशा, एयर जो चलाते हैं ना उनमें दिक्कत आती है। हालांकि जो डोमेस्टिक एयर होते हैं, छोटी दूरी के जो एयर होते हैं, एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, हवाई जहाज की बात कर रहा हूं, तो वो तो ट्रोपोस्फेयर में चला चलू दिए जाते हैं, क्योंकि हाइट पे ले जाने वाले भी तो कॉस्ट बढ़ाने वाला ही काम है। लेकिन जो दूर के मतलब एयरक्राफ्ट होते हैं, जैसे इंटरनेशनल जो प्लेन होते हैं, उनके लिए ज्यादातर जो रडार्स बने होते हैं ना, एरोप्लेन्स के जो रडार्स बने होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में बने, कहां पे बने होते हैं? समताप मंडल में बने होते हैं। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में समताप मंडल में मौसम संबंधी बदलाव नहीं होते। स्ट्रेटोस्फेयर में समताप संबंधी सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में मौसम संबंधी बदलाव है वो देखने को नहीं मिलते हैं। क्लियर है? तो ये बात होगी स्ट्रेटोस्फेयर तक की। अब अपने बात करते हैं इसके ऊपर आएगा मीजोस्फेयर, मध्य मंडल, मीजोस्फेयर। ठीक है जी, ये है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर को आप बोल देते हैं मध्य मंडल। एक बात और बता देते हैं आपको, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा तो फायदा ही है, नुकसान क्या है। मैंने कहा था सौर मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में कुल जो गैसेज है या कुल एटमॉस्फेयर है उसका 75%। अगर आप 30 किलोमीटर हाइट तक चले जाते, कितनी हाइट तक? 30 किलोमीटर हाइट तक चले जाते, तो एटमॉस्फेयर का 99% आ जाता। कितना आ जाता? 99%, अगर 30 किलोमीटर हाइट तक आप बढ़ते हैं तो। ठीक है, और अगर आप स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाते हैं, समताप मंडल तक पहुंच जाते हैं, यानी 40 किलोमीटर हाइट तक पहुंच जाते हैं, तो कुल एटमॉस्फेयर का 99.9% आ जाता है। कितना आ जाता है? 99.9% है वो आ जाता है अगर आप स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाते हैं। यानी ऊपर तो सिर्फ नाम का ही एटमॉस्फेयर है, 0.1% है। ऊपर तक तो सिर्फ नाम का ही एटमॉस्फेयर है, कितना है? 0.1% ही देखने को मिलता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में भी गैसों का संघटन तो कम ही है, और जो जीव है वो नहीं जी सकते हैं यहां पे। तो माइक्रो क्लाइमेट यानी जो जीव है वो कहां देखने को मिलेंगे? वो तो आपको ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलते हैं। मीजोस्फेयर, मध्य मंडल, मध्य मंडल की जो हाइट होती है वो होती है 80 किलोमीटर। कितनी होती है? 80 किलोमीटर तक होती है। ये भी फ्लैक्चुएट होता है, ये भी क्या है? फ्लैक्चुएट तो होता है। मीजोस्फेयर है, ये भी फ्लैक्चुएट होता है। और कितना होता है? ये होता है 10 किलोमीटर तक होता है। ये भाई 10 किलोमीटर तक हो गया, और हम इसको बोल देंगे मीजोपोज। ये जी मीजोपोज हो गया। 90 किलोमीटर तक है। कितने किलोमीटर तक है? 90 किलोमीटर तक मीजोपोज है वो देखने को मिला। कोई खास बात नहीं, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। वैसे अगर हम मेट्रियोलॉजी ही पढ़ते सिर्फ, है ना, अब तो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, मेट्रियोलॉजी पढ़ते तो बात करते हैं, बात करने की जरूरत है। तो यहाँ तो लाइट एब्जॉर्ब करने वाला भी कुछ नहीं, गैसों की सांद्रता कम है, हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाएगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाएगा। ऊपरी कोने तक पहुंचोगे तो -86.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, तापमान है वो घट जाएगा। ये मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर में आपको इतना ही याद करना है। उसके बाद हम बात करें, अच्छा 30 सेकंड से पहले मैसेज सेंड नहीं होते क्या? चलो कोई बात नहीं, बात करेंगे, देखते हैं। चलिए अभी तो इसका आनंद लीजिए आप, है ना। नेक्स्ट अपने बात करें आगे की जो लेयर है, आगे की जो लेयर है उसको हम बोल देंगे थर्मोस्फेयर। थर्मो, इसको हम बोल देंगे थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को आप बोलते हैं तापमंडल। क्यों बोलते हैं तापमंडल? कुछ इसमें आयनिक गैसें होती है, आयनिक गैसें जैसे ऑक्सीजन के आयन है, नाइट्रोजन के आयन्स है, या हीलियम, लिथियम जैसी गैसें कुछ आपको देखने को मिलती है, जो एक तरह से एटॉमिक गैसें होती है, या जो हल्की गैसें होती है लेकिन आयनिक होती है।
जो सनलाइट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो आयनिक गैसें हैं। और इनकी वजह से अगर आप देखोगे तो कभी कभी जो टेम्परेचर है ना, वो कुछ कुछ जगह पे 1200 डिग्री सेल्सियस, इतना तो हो जाता है। 1200 डिग्री सेल्सियस हर जगह पे नहीं मिलेगा, हर लेयर में नहीं देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा जहां पर आयनिक गैसें देखने को मिलेगी। तो यहां पे आपको रेगुलर गैसेस थोड़ी देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ नीचे मैंने कहा ना 40 किलोमीटर के बाद तो 0.1% एटमॉस्फेयर है, तो कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलेगा। और ये जो मंडल है वो कितने हाइट तक होता है, 800 किलोमीटर हाइट तक होता है। और इसमें आयनिक गैसें पाई जाती है, इसलिए आप इसे क्या बोलते हो, आयनोस्फेयर भी क्या बोल देते हैं, आयनोस्फेयर, यानी आयन मंडल भी बोल दिया जाता है जी। ये है आयन मंडल। ये आयन मंडल तक की बात हो गई। 800 किलोमीटर के बाद ग्रेविटी खत्म, है ना, राहुल गांधी जी वाला डायलॉग याद हो गया, खत्म। यानी 800 किलोमीटर हाइट पे क्या होता है, जो ग्रेविटी होती है वो खत्म। और जहां ग्रेविटी खत्म वहां क्या स्टार्ट, जहां ग्रेविटी खत्म वहां पर क्या स्टार्ट हो जाता है भाई, परमाणु, अंतरिक्ष, स्पेस, क्या स्टार्ट हो जाएगा, स्पेस। और स्पेस कहां तक है, 3000 किलोमीटर तक तो आपको कुछ न कुछ गैसें, फिर सब कुछ स्पेस ही है। फिर क्या है, ये सिर्फ नाम की गैसें हैं, कुछ बबल्स ऊपर निकल चुके, ग्रेविटी तो खत्म है, कुछ बबल इक्के दुक्के निकल गए हैं ना, आयनिक गैसों के बबल निकल गए, उनका भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। कुछ एक गैसें, वैसे गैसें नहीं है, रेगुलर गैसें कुछ नहीं है। यहाँ पे आप पेन छोड़ दोगे तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, ऐसे ही लटका पड़ा रहेगा, पेन ऐसा ही लटका पड़ा रहेगा, समझ रहे हो ना आप। तो ग्रेविटी खत्म, गुरुत्वाकर्षण खत्म, अंतरिक्ष प्रारंभ, स्पेस प्रारंभ। कल को आपको सैटेलाइट छोड़ना है तो किसमें छोड़ोगे, इस हाइट से ऊपर ही छोड़ोगे, और इसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर, और एक्सोस्फेयर को आप क्या बोलते हैं, बाह्य मंडल बोलते हैं। एक्सोस्फेयर को क्या बोलते हैं, बाह्य मंडल बोलते हैं। तो ये लास्ट वाला कौन सा आ जाएगा, एक्सोस्फेयर। ये 3000 किलोमीटर हाइट तक का और 1200 डिग्री सेल्सियस कहीं कहीं टेम्परेचर देखने को मिलता है। और कल को आप सैटेलाइट्स वगैरह सेट करते हो तो किसमें सेट करते हो, एक्सोस्फेयर के अंदर ही सेट करते हो। ये है अपना एटमॉस्फेयर। अब मैं बात करूं एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन की, किसकी बात करें, अपने एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन की, यानी इस एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज है वो आपको देखने को मिलती है। इस एटमॉस्फेयर में आपको कौन कौन सी गैसें हैं वो देखने को मिलती हैं। तो गैसों की मैं इधर लिख देता हूं, मतलब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता, मेजर मेजर गैसें लिखेंगे, सारी लिखने का मतलब नहीं है। सबसे पहले हम बात करें एटमॉस्फेयर जो है उसकी जो गैसें हैं, पहले तो देखो हमेशा वॉल्यूम बेसिस पूछी जाती है, यानी आयतन के आधार पे, आयतन के आधार पे वॉल्यूम, वॉल्यूम बेसिस बात कर रहे हैं। देखो जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन कितना होता है, अगर वॉल्यूम वॉल्यूम बेस देखोगे तो एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी देखने को मिलती है, कट तो नहीं रहा है ना, क्लियर तो दिख रहा है, मैं देख लेता हूं एक बार कि मैं इधर मेहनत करता जाऊं और मेहनत ही अपनी खराब हो जाए, नहीं हो रही भाई, बिल्कुल ठीक है। चलिए देखो, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस है वो कौन सी है, नाइट्रोजन है, N2 होती है। वैसे क्या होता है, N2 होती है, N2 है नाइट्रोजन, 78.08%। ये एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस है, नॉन रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, नॉन रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा यही है। दूसरा मैं बात करूं, दूसरे नंबर पे कौन सा है, ऑक्सीजन है, कितना होता है, 20.9% होता है, 20.9% होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं बात करूं तो कार्बन तो नहीं, आर्गन होता है, लेकिन इंपोर्टेंट ज्यादा है, वो कौन सी है, इंपोर्टेंट वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरे नंबर पे आर्गन होती है, 0.93% है, कितनी है, 0.93। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना होता है, 0.033% होता है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर वॉल्यूम बेसिस क्या है, गैसों का कॉन्सेंट्रेशन है। वहीं पे मैं बात करूं एटमॉस्फेयर के अंदर वेट बेसिस, अगर गैसों का कंपोजिशन देखें, भार के आधार पर आयतन देखा, सॉरी भार के आधार पर देखें, योगदान देखें, कंट्रीब्यूशन देखें, तो भार के आधार पर अगर आप देखोगे तो भार के आधार पे मैं बात करूं नाइट्रोजन, भार के आधार पे नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन एक हल्की गैस है, तो वॉल्यूम से क्या हो जाएगा, वेट के आधार पर आप कंपैरिजन करोगे तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में वेट बेसिस टोटल एटमॉस्फेयर का 75% है,
75.5% है। अगर आप वॉल्यूम बेसिस बात करें, यानी टोटल एटमॉस्फेयर है उसके अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज वॉल्यूम बेस कितना है, 78.08% है। वहीं पे वेट बेसिस बात करें तो वेट बेसिस कितना होता है, 75.5% होता है। इसी तरह से ऑक्सीजन में चलते हैं तो ऑक्सीजन एक भारी गैस है। ऑक्सीजन एक कैसी भारी गैस है, तो अगर हम क्या करें टोटल वॉल्यूम में से ऑक्सीजन का वेट देखें तो 23.1% है। और वहीं पर अगर हम किसका देखें, कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक हैवी गैस है, यानी एक भारी गैस है। अब देखो गैसों का जो माप होता है वो हमेशा वॉल्यूम होता है। क्या होता है, वॉल्यूम। आपको ये नहीं बोला जाए कि वेट बेसिस बताओ या वॉल्यूम बेसिस, तो आप किस आधार पे बताएंगे, हमेशा वॉल्यूम बेसिस ही बताएंगे। अगर लेकिन स्पेशली अगला पूछ ही वेट बेसिस ले तब आपको वेट बेसिस बताना है, नहीं तो वेट का नाम ही नहीं लेना है। सिर्फ आपको किसके आधार पर बात करनी है, किसके बेस पे बात करनी है, आपको वॉल्यूम के बेस पर ही बात करनी होती। वैसे तो आर्गन भी भारी है, लेकिन आर्गन का मैंने यहाँ नहीं लिखा है, उसका छोड़ो, लफड़ा इतना नहीं, ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है। और एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है वो कितना हो सकता है, जल वाष्प है वो कितना हो सकता है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो जल वाष्प है वो कितना हो सकता है, 0 से लेकर 4% तक हो सकता है। जल वाष्प यानी वाटर वेपर की बात की जाए, जल वाष्प या फिर वाटर वेपर की बात की जाए तो कितनी हो सकती है, मिनिमम 0% और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 4% है वो वाटर वेपर है, वो देखने को मिल सकती है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पूरे का पूरा मैंने एटमॉस्फेयर बता दिया है, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी बता दिया है। लेकिन एग्जामिनर का कोई पता नहीं है, भरोसा नहीं करना है कभी भी एग्जामिनर, है ना। एग्जामिनर हो सकता है आपको परसेंटेज की बजाय पीपीएम में पूछ, एग्जामिनर का क्या भरोसा भाई, वो परसेंटेज की बजाय किससे पूछ लें, पीपीएम में पूछ ले। और पीपीएम में पूछेगा तो आप क्या करोगे, परसेंटेज को पीपीएम में बदल रहे हो, परसेंटेज टू पीपीएम में चेंज कर रहे हो। कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा काम है। परसेंटेज को आप कितने से गुणा कर दो, 10,000 से गुणा, कितने से गुणा कर दोगे, 10,000 से गुणा कर दोगे तो ये किस में बदल जाएगा, पीपीएम में बदल जाएगा। सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे मान लो कि मैं बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में 0.03% है, आप बोलोगे कि कितने पीपीएम है, बताओ कितने पीपीएम है ये, पीपीएम आप लोग बोल दीजिए कितना पीपीएम है। करो पीपीएम में कन्वर्ट, इतना टाइम तो लगाना ही नहीं होता है। जब इस प्लेटफॉर्म पे आगे तो कमजोर तो हो ही नहीं आप। अरे भाई इसको 10,000 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 330 पीपीएम आ जाएगा, बस सोचने वाली बात ही नहीं है। अभी देखो नेक्स्ट बात करें, कल को आपसे पूछ ले कि पीपीएम टू परसेंटेज, पीपीएम टू परसेंटेज बदलना पड़ जाए, मार्कर चेंज कर लेते हैं ना, पीपीएम टू परसेंटेज बदलना पड़ जाए तो क्या करोगे, उल्टा फॉर्मूला कर दोगे, पीपीएम बटा 10,000 कर दोगे। कितना कर दोगे, पीपीएम बटा 10,000 कर दोगे। मान लो कि मैं आपको बोल दूं कि 2,10,000 पीपीएम है, इसको परसेंटेज में बदल, इसको परसेंटेज में बदल दो तो कितने परसेंट आ जाएगा, 21। गुड, है ना। ये 21,000, सॉरी 2,10,000 है, बटा में कितना कर दोगे 10,000 तो कितना आएगा 21, ये 21%। तो ये इसकी टेंशन क्यों लेनी है आपको कि कल को परसेंटेज पूछ ले, पीपीएम पूछ ले, कुछ नहीं है, ये तो बहुत आसान बातें हैं। तो ये आपका एटमॉस्फेयर, बताओ एटमॉस्फेयर समझ में आया या नहीं आया, एटमॉस्फेयर समझ में आया या नहीं आया। एक बार मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आप आराम से गौर से इसे देख लेना, एक नजर आपकी इस पे पड़ जाए। तो मेरे हिसाब से तो आपको एटमॉस्फेयर है वो समझ में आ जाना चाहिए। इससे ज्यादा अपने एग्रीकल्चर में तो पूछेंगे नहीं, बाकी मेट्रोलॉजी में आप में से कोई डिग्री कर नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है।